जो ये चैप्टर 2 का वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग आधे 30 to 45 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, वो सब रिवाइज करेंगे। हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है समझना क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हम 2 सेट का भी निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम 3 सेट्स का भी निकालते हैं। अगर मान लो कि ऐसे लिखा हो ना, एक सेट लिखा हो 1 2 एंड एक सेट बी लिखा हो मान लो 3 4, तो बच्चों ए क्रॉस बी कैसे, ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये क्या होता है? इसको 1 को पहले 3 से एसोसिएट करो, एक ऑर्डर पेयर बना लो, फिर 1 को 4 से करो, ऑर्डर पेयर बना लो, फिर क्या करो 2 को 3 के साथ करो एसोसिएट, फिर 2 को 4 के साथ एसोसिएट करके ऑर्डर पेयर बना लो। तो ये ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ए में कितने एलिमेंट है 2 और बी में कितने एलिमेंट है, ये भी 2 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो देख लो 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स आ गए पहली बात। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी लिख लिया हमने। अगर बी क्रॉस ए बोला जाए, बी क्रॉस ए, तो पहले बी का एलिमेंट उठाओ, 3 को 1 से, फिर 3 को 2 से, फिर 4 को 1 से, फिर 4 को 2 से, तो क्या हो जाएगा 3 1 3 2, फिर 3 4 सॉरी, फिर हो जाएगा 4 1 और 4 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों? बी क्रॉस ए। और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये इन जनरल इक्वल नहीं होते, याद रखना। ठीक है, हाँ, बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते वो सेम होते। तो ये होता है बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर बच्चों 3 एलिमेंट्स का या 3 सेट का अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, मान लो 1 2 लिखा है एंड अगर लिखा है बी ऐसे लिखा है, 3 4 लिखा है एंड सी ऐसे लिखा है, 5 6 लिखा है, मान लो ये ऐसे लिखा है, तो अगर हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी चाहिए, तो पहले करो क्या, तुम ए क्रॉस बी ले लो। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 3 1 3 1 4, फिर क्या होगा 2 3 2 4 2 3 2 4, ये तो हो गया हमारा ऐसे करके। इसका क्रॉस प्रोडक्ट फिर 5 6 से लेंगे। तो अब ये 1 3 जो है ना, इसको एसोसिएट करो 5 से, तो हो जाएगा 1 3 5, फिर एसोसिएट करो 6 से, तो 1 3 6, फिर 1 4 1 4 5 1 4 6 1 4 6, फिर करो 2 3 को, तो हो जाएगा 2 3 5, और ये हो जाएगा 2 3 6, फिर ये हो जाएगा 2 4 5 और 2 4 6। ये क्या आ जाएगा बच्चों? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, यही बात लिख बता रहे हैं यहाँ पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लेते हैं पी क्रॉस क्यू, तो इसका क्या मतलब है कि हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाना है, और ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट पी से आएगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट क्यू से आएगा। ठीक है, यही सब बात बता रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जैसे कि ये सेट लिया है यहाँ पे, ये सेट बी लिया है, इसका यहाँ पे देख लो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है? 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि ए कॉमा बी, ये ऑर्डर्ड पेयर एक है, और ये सी कॉमा डी, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन लगा है। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर के जो पहला एलिमेंट है ना वो इक्वल हो। ए इज इक्वल्स टू सी, पहला पहला एलिमेंट भी इक्वल हो एंड दूसरा दूसरा एलिमेंट भी इक्वल हो, तभी दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अगर मैं ऐसे ए बी सी, ये बच्चों ऑर्डर ट्रिपलेट होता है, मान लो पी क्यू आर ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं ये ऑर्डर ट्रिपलेट को इक्वल करूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑर्डर ट्रिपलेट है, ए किसके इक्वल होगा? पी के, फिर बी किसके इक्वल होगा? क्यू के, एंड सी किसके इक्वल होगा? आर के। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और यहाँ पे क्या लिखा है? ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ये पी के इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अगर ये क्यू के इक्वल है, तो बच्चों इसके जो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब पी क्यू एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब यहाँ पे क्या किया है कि तीनों सेट को सेम ले लिया, अलग अलग भी ले सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी ले सकते हो,
बस ध्यान में क्या रखना है कि अगर तुमने लिया ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट। इसमें हम क्या करते थे, दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे तो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट लेते थे। अब अगर मैं तीन सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो ऑर्डर ट्रिपलेट लूंगा, ए बी सी ऐसे लिखूंगा। सच डैट ध्यान में रखना, ऑर्डर ट्रिपलेट का जो पहला एलिमेंट होगा पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा, एंड तीसरा एलिमेंट किससे होगा, तीसरे सेट से होगा। यही होगी। अब ये क्वेश्चन बच्चों कर लेना, यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो एक्स और वाई का बोल रहा वैल्यू निकालने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताते हुए चलूँगा। एक ये एग्जाम्पल 4 कर लेना, ये एग्जाम्पल 5 भी इंपॉर्टेंट है। आर क्रॉस आर किसे रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। याद रखना, आर क्रॉस आर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन होता है, और आर क्रॉस आर ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई जेड प्लेन। एक्स वाई जेड प्लेन का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, इसमें बच्चों एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना सॉल्व। मैं मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कम से कम ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा बताना, और ये भी कर लेना क्वेश्चन नंबर 10 भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग रिलेशंस में। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है बच्चों कि किसी भी दो सेट के बीच में रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। देखो रिलेशन क्या होता है, अगर मैंने सेट बोला ना, ऐसे लिखा, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी के बीच में रिलेशन लिखा, तो बच्चों जो रिलेशन आएगा ना उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रिलेशन आएगा ना वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अगर हमने रिलेशन डिफाइन किया है ना सेट ए से सेट बी में, तो जो भी रिलेशन आएगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब बात को सुनिएगा ध्यान से, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे हर एक सबसेट एक रिलेशन होगा। अगर मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, मान लो ए सेट ले लिया, एंड एक सेट बी ले लिया हमने, मान लो ले लिया 4 5 6 ले लिया, तो पहले तो ये बताओ कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स होंगे। अब ए क्रॉस बी क्या हमारा एक सेट है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि ये बताओ कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने सबसेट्स होंगे, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, तो फॉर्मूला क्या बताया, 2 पे पावर 9 हो जाएगा। बताया ना कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे ही तो निकालते हैं, 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 पे पावर 9 सबसेट्स होंगे। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सेट ए और सेट बी में हम कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, तो तुम बोलोगे कि हम 2 पे पावर 9 रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं सेट ए से सेट बी में। ठीक है, सेट ए से सेट बी में रिलेशन का मतलब क्या, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ए क्रॉस बी में तो 9 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट्स हो जाएंगे, 2 पे पावर 9। तो हम सेट ए से सेट बी में 2 पे पावर 9 सबसेट्स डिफाइन कर सकते हैं, और हमें पता है हर एक सबसेट एक रिलेशन है, तो टोटल कितने रिलेशन आ जाएंगे, 2 पे पावर 9। बच्चों रिलेशन का जो पहला सेट होता है, अगर हम इसे वेन डायग्राम में दिखाएं, सॉरी वेन डायग्राम कह रहा हूँ, एरो डायग्राम में दिखाएं, तो पहले सेट को अगर हमने पी लिया है और दूसरे सेट को क्यू लिया है, तो अगर सेट ए पी का एलिमेंट ए बी सी है और सेट क्यू का एलिमेंट क्या, अली भानु विनय चंद्रा दिव्या, तो हमें क्या करना है, अगर ये ए अली से एसोसिएटेड है तो एक एरो बना देंगे, अगर ये बी भानु और विनय से एसोसिएटेड है तो ऐसे एरो बना देंगे, सी अगर दिव्या से एसोसिएटेड है तो ऐसे एरो बना देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब रिलेशन को हम लोग बच्चों 2-3 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो ऐसे एरो डायग्राम से, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, और तीसरा क्या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। मान लो कि एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखना, ये एग्जांपल देखो 7, हमारे पास एक सेट ए दे रखा है, 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन ये दे रखा है। रिलेशन में क्या बोल रहा है, रिलेशन जो है सबसे पहली बात कि सेट ए से सेट ए में रिलेशन है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि रिलेशन का कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन तो हमेशा सेकंड सेट होगा, याद रखिएगा।
अब अगर मैं बोलूँ कि रिलेशन का डोमेन क्या होगा, तो ये जो बच्चों फर्स्ट सेट है ना, इसके जितने एलिमेंट्स सेकेंड सेट ए से एसोसिएटेड होंगे वो डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, सेट ए के इस फर्स्ट सेट के जितने एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से एसोसिएटेड होंगे वो डोमेन में आ जाएंगे। रिलेशन का रूल क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ये क्या बोल रहा है, y कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, x कहाँ से आएगा, ये भी सेट ए से आएगा। सेट ए क्या दे रखा है, 1 से लेके 6 तक। तो हम रिलेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, ये देखो, ये जो रिलेशन ऐसे लिखा है ना बच्चों, ये लिखा हुआ है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी रिलेशन को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से सेट ए का पहला एलिमेंट उठाया 1, यहाँ डाला, तो 1 एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई लिखते हैं, तो 1, 2 आ गया। फिर एक्स का वैल्यू 2 लेंगे, यहाँ पे डालेंगे तो वाई 3, तो 2, 3। फिर क्या होगा 3, 4। फिर क्या होगा 4, 5। और फिर क्या होगा 5, 6। बट अगर हमने x का वैल्यू 6 ले लिया तो y का वैल्यू तो 7 आ जाएगा, बट 7 तो सेट ए का एलिमेंट ही नहीं है, तो 6, 7 नहीं आएगा। तो यही हमारा रिलेशन आ गया। अब ये देखो, ये रिलेशन लिखा हुआ है किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रिलेशन किस में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में। दोनों रिलेशन सेम है, इक्वल है, इस दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि बताओ डोमेन क्या होगा, अगर सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखा है ना, और अगर डोमेन में पूछूं तो तुम क्या करो, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट का सेट बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, ये बना लिया। अगर मैं तुम्हें रेंज बोलूं कि रेंज क्या है, और अगर रिलेशन लिखा हुआ है तुम्हें इसमें रोस्टर फॉर्म में, तो तुम क्या करो, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे दूसरे एलिमेंट का सेट बना लो, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बना लो। तो ये डोमेन आ गया, ये रेंज आ गया। को डोमेन हमेशा याद रखना क्या होता है, हमेशा सेकंड सेट होता है। तो रिलेशन तो सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है, तो को डोमेन सेट ए हो जाएगा। क्लियर है। तो यही है बच्चों रिलेशन। इसमें तुम लोग को करना क्या है कि एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन नंबर किधर गया, x-y वाला, a-b वाला। ये क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। ये सब बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखना। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बताया करो, मैं वीडियो लेक्चर सेंड करूंगा या 1-to-1 तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रिलेशन का स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, फंक्शन भी एक रिलेशन है, बट एक स्पेशल रिलेशन है। स्पेशल रिलेशन बोलने का मतलब क्या होता है, फंक्शन में क्या होता है बच्चों, कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि सेट ए से सेट बी में फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में फंक्शन है, तो क्या होगा कि सेट ए के सभी एलिमेंट, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो हर एक एलिमेंट का इमेज मिलेगा सेट बी में। पहला कंडीशन, मतलब क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होंगे और यूनिकली एसोसिएटेड होंगे। मतलब कहने का कि अगर सेट ए में 1 एलिमेंट है ना, और यहाँ पे है 5 और 6, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 5 से भी एसोसिएटेड हो, 1 6 से भी एसोसिएटेड हो। अगर ऐसा है तो फिर वो फंक्शन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैंने सेट ए में 1, 2, 3, 4 लिख दिया ना, तो ऐसे हम मान लो इसमें 7 8 9 लिख दिया, तो एक तो ये समझ में आ रही है बात, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एलिमेंट के दो दो इमेज हो सकते हैं, पहली बात। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से दो एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगा। और दूसरा, ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि 4 का तो इमेज 8 मिल गया बट 3 का इमेज मिल ही नहीं रहा है, तो भी फंक्शन नहीं है। हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए और यूनिक इमेज मिलना चाहिए। यहाँ से दो का एक सिंगल इमेज मिल सकता है, बट एक का डबल इमेज मिला तो भी फंक्शन नहीं होगा। आई होप इतना क्लियर होगा, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में ये सारी बातें हैं। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल 10 कर लेना, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फंक्शन का। उसके बाद ग्राफ ऑफ फंक्शन, बेटा ग्राफ फंक्शन का याद रखना है, 11th बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट है और 12th के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे मैं बोलूँ ये ग्राफ तुम्हें याद होना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन होता ऑल रियल नंबर, को डोमेन होता ऑल रियल नंबर, और रेंज भी होता ऑल रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन का याद होना चाहिए बच्चे, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ग्राफ याद होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन तो होता ऑल रियल नंबर, को डोमेन भी ऑल रियल नंबर, और रेंज जो होता है ना, ये एक कांस्टेंट होता है, एक सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन। बच्चे पॉलिनोमियल फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है, देख लो, ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म, ये होता है, सॉरी, ये होता है जनरल फॉर्म, जहाँ पे a0 a1 a2 ये सब क्या हमारा, ये कॉफिशेंट है x का, और ये हमारा रियल नंबर है। स्क्वायर फंक्शन बच्चों, ये ग्राफ याद होना चाहिए। स्क्वायर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। को डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। बट जो रेंज होता है ना स्क्वायर फंक्शन का, वो 0 to इन्फिनिटी होता है, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी। बेटा ये जो है हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्यूब फंक्शन का ये ग्राफ याद होना चाहिए। डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज की बात करें तो रेंज में देख लो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो रेंज भी ऑल रियल नंबर। को डोमेन की बात करें तो वो भी ऑल रियल नंबर। ये जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x का कर्व है। इसके अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा बच्चों, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, बिकॉज अगर x का वैल्यू 0 लोगे ना तो y डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये डोमेन है। ये मॉड फंक्शन का ग्राफ है, बिल्कुल याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मॉड एक्स फंक्शन क्या होता है, मॉड एक्स फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स को क्या बोलते हैं, x के इक्वल होगा, कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स के इक्वल होगा व्हेन x इज लेस देन 0। ये ग्राफ है, इस ग्राफ का ये जो लाइन है ये y इज इक्वल्स टू एक्स के इक्वल है, ये जो लाइन है ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स के इक्वल है। मॉड फंक्शन का जो ग्राफ होता है ऑरिजिन पर v बनता है। ठीक है, अच्छा इसका डोमेन क्या होगा मॉड एक्स फंक्शन का, डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर। को डोमेन क्या होगा, को डोमेन भी ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, देख लो ना, जो ग्राफ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो रेंज क्या हो जाएगा 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो मॉड फंक्शन हो गया बच्चों। ये सिग्नम फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, FR2R, ये होता है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि इसमें अगर x ग्रेटर देन 0 है तो y का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, x लेस देन 0 है तो y का वैल्यू -1 के इक्वल होगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू 0। ये सिग्नम फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। देख लो 0 पर फंक्शन का वैल्यू तो 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए y का वैल्यू 1 आ रहा है, लेस देन 0 के लिए y का वैल्यू -1 आ रहा है। अगर मैं डोमेन की बात करूं, सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या है, तो ऑल रियल नंबर। ग्रेटर देन 0 भी आ गया, लेस देन 0 भी आ गया, 0 भी आ गया, तो डोमेन तो हो गया ऑल रियल नंबर। अगर को डोमेन की बात करूँ तो को डोमेन भी हमेशा ऑल रियल नंबर होता है, हर एक फंक्शन का को डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। अब अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज जो होता है बच्चे, ये 3 ही एलिमेंट आ रहा है ना, सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए y का वैल्यू 1 आ रहा है, सारे निगेटिव रियल नंबर के लिए y का वैल्यू -1 आ रहा है, और जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा -1 0 1। सिग्नम फंक्शन का जो रेंज होता है उसमें सिर्फ 3 ही रियल नंबर आते हैं, -1 0 एंड 1, याद रखिए। ये बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्राफ बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो डोमेन और को डोमेन, डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, को डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा। और जो रेंज होता है ना, रेंज, रेंज इसका इंटीजर होता है, पहली बात। सिग्नम फंक्शन में, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में करते क्या है बच्चे, अगर मैं x का वैल्यू ना 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर उठा लूँ, तो यहाँ से उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, 0। अगर मैं x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन 1 कोई भी रियल नंबर उठा लूँ, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हो जाएगा -2। कहने का मतलब क्या है कि तुम ऐसे समझो कि ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, ये -1 है, -2 है। अगर बच्चों में x का वैल्यू 0 इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1,
इसके बीच का कोई भी रियल नंबर ले लूँ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, ठीक है। और अगर मैं 1 से लेके 2 के बीच में इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 2 कोई भी रियल नंबर उठा लूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1। -1 इंक्लूडिंग -1 एक्सक्लूडिंग 0 कोई भी रियल नंबर उठा लूँ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -1। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। ऐसे स्टेप फंक्शन बनता है ये, ऐसे। तो ग्राफ भी याद होना चाहिए, डोमेन भी याद होना चाहिए, कोडोमेन रेंज सभी याद होना चाहिए। अब बच्चों आ जाते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में। क्या होता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन? बहुत सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, दो रियल फंक्शन को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन हमारे पास है एक्स से आर, दूसरा फंक्शन है एक्स से आर। अगर हम लोग किसी भी दो फंक्शन को ऐड करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐड तभी कर पाएंगे जब डोमेन सेम हो। देखो एफ फंक्शन का भी डोमेन और जी फंक्शन का डोमेन सेम है तो ऐड कर सकते हैं। को डोमेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन सेम होना चाहिए। तो एफ प्लस जी जो फंक्शन होगा ना, एफ प्लस जी जो फंक्शन होगा इसका डोमेन क्या होगा? अगर सेम है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर डोमेन अलग अलग है, मान लो यहाँ पे वाई होता है इसका डोमेन, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई ले लेते, कॉमन डोमेन। मतलब कि इन दोनों का जो सम फंक्शन होगा उसका डोमेन क्या होगा? एफ और जी के डोमेन का इंटरसेक्शन। यहाँ पे सेम ही डोमेन है तो क्या करेंगे, सीधे एक्स लिखेंगे और को डोमेन तो में से ऑल रियल नंबर। और डिफाइन कैसे करते हैं सम को? एफ प्लस जी और एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया। एफ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसे अगर लिखना है तो क्या लिखते हैं इसको? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ और जी का, एफ इंटू जी फंक्शन का डोमेन क्या होगा? एफ और जी के डोमेन का इंटरसेक्शन, वो एफ इंटू जी फंक्शन का डोमेन होगा, ठीक है। सब मल्टीप्लाई करना है और सॉरी डिवाइड करना है तो एफ अपॉन जी जो फंक्शन होगा ये भी एक फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ में और डोमेन ऑफ जी का इंटरसेक्शन ले लो और इसमें से क्या करो बच्चों, उस x को हटा दो जिस x पर जो डिनोमिनेटर फंक्शन है वो 0 हो रहा है। क्या बोला? f अपॉन जी का डोमेन क्या होगा? f और g के डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो और इंटरसेक्शन में से वो भी x हटा दो जिस x पर डिनोमिनेटर फंक्शन 0 हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात की डिफाइन कैसे करेंगे? f अपॉन जी एक्स को क्या बोलेंगे? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये हो गई बात। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अल्फा इंटू एफ फंक्शन, इसका डोमेन यही होगा, अल्फा इज एनी कांस्टेंट, इसका डोमेन वही होगा जो एफ का डोमेन होगा और को डोमेन ऑल रियल नंबर। अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स डिफाइन कैसे होता है? ये ऐसे डिफाइंड होता है, अल्फा इधर लिखा, एफ ऑफ एक्स इधर लिखा। यही बात बोला जा रहा है इस पर बच्चों। इस टाइप से ना ये क्वेश्चंस आते हैं। ये बेटा ये एग्जाम्पल 17 इंपॉर्टेंट है, करके रखना। इसमें ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर भी इसका कई बार सेंड कर चुका हूँ, क्लास में कई बार बता चुका हूँ बच्चे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। मिसलेनियस एग्जाम्पल में बच्चे एक क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ये वाला एग्जाम्पल 20 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एग्जाम्पल 22 भी इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ ना ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखो। और बार बार बोल रहा हूँ, डाउट है तो मुझे इन्फॉर्म करो, मैं तुम लोग के डाउट क्लियर करूँगा, चाहे वीडियो लेक्चर से 1-to-1 क्लास से। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब बच्चे इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करके रखना। ये भी 11 भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करके रखना। जो भी डाउट होगा मुझे इन्फॉर्म करना, फिर मैं क्लियर करूँगा। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच।